पटना के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी पर साधे गए सियासी तीर अब बीजेपी के तर्कश का ब्रह्मास्त्र बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आरजेडी सुप्रीमो ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए उन्हें परिवार विहीन कह डाला। फिर क्या था? बीजेपी ने आओ देखा ना ताओ विपक्ष की खड़ी की गई इस आपदा को अवसर में बदलने का बीड़ा उठा लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में ललकारते हुए भावुकता के मिश्रण के साथ कहा, भारत की 140 करोड़ की आबादी मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार हैं। फिर क्या था? 2019 में मैं भी चौकीदार की बयार की तरह एक्स पर मैं भी मोदी का परिवार की आंधी चल निकली। अब सवाल यह कि हर बार विपक्ष के हर बार को बीजेपी जिस तरह जीत की कड़ी से जोड़ देती है, यह दाव समूचे विपक्ष के लिए किसी नश्तर से कम नहीं होता। अब देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी का यह दाव विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। वार जब परिवारवाद पर होता है तो परिवार के सदस्यों की एकजुटता नजर आती है। परिवार एक ऐसा शब्द होता है जिसके लिए इंसान हर हद तक गुजर जाता है, एकजुटता दिखाता है और मिलकर सभी परिस्थितियों से लड़ता है। लेकिन ऐसा ही कुछ 2 दिनों पहले हुआ जब परिवारवाद को साबित करना पड़ा। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर तंज कसा। लालू यादव ने तो ये तक कह दिया कि पीएम मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इस पर बीजेपी के सभी मंत्री और नेता एक साथ आगे आए और सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रोफाइल बदली। सभी ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है। जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। हमारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। प्रोफाइल बदलने वाला सिलसिला साल 2019 में भी एक बार शुरू हुआ था, जब लोकसभा चुनाव के पहले सभी नेताओं ने अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार लिख लिया था। लालू यादव ने भी ऐसा बयान देकर एक बार फिर से गलती कर दी, जो गलती राहुल गांधी ने साल 2019 में की थी। साल 2019 में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू कर दिया। मैं भी चौकीदार कैंपेन से बीजेपी को काफी मदद मिली और जीत भी बीजेपी की हुई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी लालू यादव के बयान से बीजेपी को प्लस पॉइंट मिलेगा? क्या परिवारवाद वाला नारा इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा? न्यूज इंडिया से प्रिया राय।
तो देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और समझी कि किस तरीके से 19 की बयार अब 24 की आंधी ना बन जाए, इस बात का डर विपक्ष को सता ही रहा होगा। चर्चा करेंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल है। खेमचंद शर्मा बीजेपी से, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कपीश श्रीवास्तव सपा से, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा डॉक्टर विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और शुरुआत में करूंगी कांग्रेस के साथ में। विवेक जी, क्या विपक्षियों की कोई संयुक्त बैठक नहीं होती क्या? चर्चा नहीं करते क्या कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या अवसर में तब्दील हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? देखिए, हम जो बातें करते हैं ना, वो सोच समझ कर बातें करते हैं। हमारी बातें हवा में क्यों होती? ये जो परिवारवाद क्या आज या कल चालू नहीं किया है मोदी जी। मोदी जी ने परिवारवाद की बात 3 महीने पहले से चालू की है और हर इलेक्शन के समय उनको परिवारवाद याद आता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो शुरू में ही मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस परिवार को बदनाम करने के लिए मोदी जी ने ये परिवारवाद का ढकोसला खड़ा किया है, उस परिवार पर हमें गर्व है। क्योंकि यह परिवारवाद अंग्रेजों को साथ देने वाला परिवार नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला परिवार। यह परिवारवाद अपने संपत्ति से लेके सब कुछ त्यागने वाला परिवार है। यह परिवारवाद ब्रिटिशों की माफी मांगने वाला परिवार नहीं है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए जेल में जाने वालों का परिवार। और यह परिवारवाद देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों का परिवार है। परिवारवाद के खिलाफ जो नारा मोदी जी दे रहे हैं, वो शुरू से गांधी और नेहरू परिवारवाद के खिलाफ दे रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि इस परिवार के पीछे जो लोक समर्थन खड़ा है, उनको बदनाम करके ये लोक समर्थन, किस लोक समर्थन की आप बात कर रहे हैं जो वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है आजकल? देखिए, वोट पे तब्दील तो उनका भी नहीं हो रहा था। आप इलेक्शन के पहले भविष्यवाणी मत करो। मैं ये कहता हूं, चुनाव को अभी 3 महीना बाकी है। 3 महीने के बाद किस परिवार के साथ और किस पक्ष के साथ इस देश के लोग खड़े हैं, ये अपने को मालूम पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ओपनिंग रिमार्क सभी से ले लेती हूँ। कपीश जी, एक कहावत है मशहूर उत्तर प्रदेश की, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आ गए। तो छब्बे बनने की तैयारी थी गांधी मैदान से, दूबे बन के वापस लौट आए हैं। नहीं, ये तो वक्त बताएगा 2024 के इलेक्शन के बाद कि दूबे कौन था और चौबे कौन था। मैं क्यों कह रहा हूं? समाज शास्त्र की जो सबसे बेहतरीन परिभाषा वो है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है और हर एक परिवार का मुखिया होता है। अगर उस परिवार से इस देश का कोई संबंध नहीं है, तो पूजा जी आप कहां से हैं? आप भी लिखेंगी क्या डॉटर ऑफ फला? जो सृष्टि की हकीकत है उसको आप चैलेंज कर रहे हो। आप ईश्वर की सृष्टि की रचना को चैलेंज कर रहे हो। वसुदेव कुटुंबकम, हम तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। लेकिन क्या माता पिता भाई बहन पुत्री दामाद और वो सारी चीजें मान लें क्या? कोई व्यक्ति अपना नाम लिखाने किसी स्कूल में जाता है तो क्या लिखाएगा? नड्डा साहब के परिवार का लड़का क्या लिखाएगा? पुत्र श्री नड्डा या पुत्र श्री मोदी जी? तो चौबे जो बनने निकले हैं वो दूबे बन के 2024 में निकले। मैं क्यों कह रहा हूं? लोकतंत्र की धरती पर आप बैठ करके निर्वाचन जहां जुड़ा हुआ है वहां आप परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? आप जनता के मैंडेट को ललकार रहे हैं। जनता चुनती है कोई सांसद, जनता चुनता है कोई एमपी और एमएलए, जनता चुनती है। और जनता अगर किसी व्यक्ति को चुन रही है तो ये क्या कहीं स्टिग्मा है क्या इस संविधान में?
मतलब आप कि ये एक परिवार मानते के हैं कि अंदर दूसरा परिवारवाद कोई सेवा नहीं कर परिवारवाद सकता। को टारगेट करना व्यक्तिगत आरोप है, आप ये मानते हैं? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि लोकतंत्र का उपहास है जो मोदी जी करते हैं, या परिवारवाद को अरे जो जनता के हाथ में निर्वाचन है, जनता आपको हरवा देगी, जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। आप जबरदस्ती कोई परिवारवाद पैदा कर लेंगे क्या? डॉक्टर के यहाँ का लड़का डॉक्टर हो जाए तो परिवारवाद नहीं है, मिलिट्री मैन का लड़का मिलिट्री में चला जाए तो परिवारवाद नहीं है, एक व्यापारी का लड़का एक उद्योगपति का लड़का उद्योग चलाता है तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक घराने का बच्चा अगर वो इस देश की सेवा का माध्यम राजनीति को चुन रहा है तो आपको बड़ी खलबलाहट है। आपको किसने कहा था? आपने तो अपना असल परिवार छोड़ दिया। आप भगवान श्री राम के अनुयायी हैं क्या? भगवान राम ने अपने आदर्श को करने के लिए रावण की लंका दा दी अपनी पत्नी के लिए, और एक व्यक्ति अपनी पत्नी ही अशोक वाटिका में बैठाया या रावण के लिए लुटने के लिए, और अपने वचन की रक्षा के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, वन में वास किया, ये भूल गए? अरे महाराज, अरे नहीं 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 पूजा जी, नहीं, आप गौतम बुद्ध से तुलना मत कीजिएगा। फिर से बकवास कर रहे हैं। कपिल जी ने अपनी मर्यादा को लांघ दिया है, फिर से बकवास कर रहे हैं। इस तरीके से मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। डंके की चोट पर कहता हूँ, डंके की चोट पर मैं तुम्हें भी नहीं बोलने दूंगा अगर मेरी बात नहीं आने दोगे। बकवास कर रहे हो, इस तरीके से बात नहीं करते हो। अरे जो व्यक्ति देखिए, थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल आप दोनों ही से रखिए। छोड़िए मोदी जी। देखिए, आप दोनों ही अपनी ने थोड़ी सी पत्नी मर्यादा का ख्याल परित्याग रखिए। क्यों किया? आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी में किया? अपने बाप को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, व्यतीत किया जाता है, सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है। आप उस पार्टी से आते हैं, आपसे इससे ज्यादा और मर्यादा का कोई FIR हो गया है सर, FIR तो हमारे ऊपर भी करें। FIR हो गया है मेरे सर, ऊपर भी गांधी करें। मैदान वाली घटना पर हो गया FIR। वो घटना खेमचंद नहीं, जी, आप कपिल श्रीवास्तव की खेमचंद घटना जी, पे कीजिए। देखिए आखिर मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ रखा, बताओ पूरे चलिए, विश्व को। तीन मेहमान बचे हुए हैं, ओपनिंग रिमार्क उनसे लूंगी, फिर उसके बाद चर्चा पे जाऊंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात परिवारवाद की हो रही है, बात मोदी के परिवार की हो रही है, और बात 2019 के बयार की भी हो रही है। चर्चा पर वापस लौटेंगे खेमचंद शर्मा बीजेपी से, नीरज पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, कपिल श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर विवेक कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक जी का ओपनिंग रिमार्क हो गया है, कपिल जी भी बोल चुके हैं। इसके अलावा अब मैं सुनील जी पे आऊंगी। डॉक्टर सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, सपा साफ तौर पर कह रही है कि मोदी जी परिवारवाद पे वार करेंगे तो जख्म उनको भी थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। देखो, परिवारवाद ये नहीं है कि जनता द्वारा चुनाया गया कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा में पहुंचता है तो वो परिवारवाद उसको नहीं मानता मैं, और मुझे लगता मानना भी नहीं चाहिए। परिवारवाद वो है जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। यदि हम मुख्यमंत्री से उठेंगे तो हमारे परिवार का भी मुख्यमंत्री बनेगा। ये परिवारवाद है कि यदि आप किसी पार्टी की कमान किसी परिवार से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, वो परिवारवाद की श्रेणी में आता है। जहां जनता का इन्वॉल्व हो गया, जहां जनता ने चुनने का अधिकार है, वो किसी को भी संसद में पहुंचाए और किसी को भी विधानसभा पहुंचाए, यही लोकतंत्र है। राबड़ी देवी यदि बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो क्या जनता के द्वारा चुनी गया प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बना था क्या, या बिहार की जनता ने निर्णय लिया? 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो क्या अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया था क्या? नहीं किया। क्या आप जब आपके पिता के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की जनता ने देखा आदरणीय मुलायम सिंह यादव को वोट किया, और मुझे लगता है अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये परिवारवाद है, इसको परिवारवाद की श्रेणी में रखा जाता है। और आप देखिए 2017 में जब अखिलेश यादव जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अब आप कहेंगे साहब वो परिवारवाद नहीं है, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि था इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। सुनील जी, दिक्कत यह है कि जब आप ऐसी श्रेणी में लोकतंत्र को बांटने का प्रयास करेंगे, अब जैसे अखिलेश यादव सांसद हैं, विधायक है, जनता द्वारा चुने गए हैं निश्चित तौर से, लेकिन यदि एक ही परिवार में बैठ के निर्णय किया जाए, वही मुख्यमंत्री होंगे, राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री होंगी, तो निश्चित तौर से मान के चलिए परिवारवाद है। इसको परिवारवाद। कपिल जी काउंटर आपका। सुनील, डॉक्टर सुनील जो है काउंटर सेकंड राउंड में लेना, पहले एक बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो बात खेली है वो लोकतंत्र में फिट नहीं होती।
हमारे पार्टी का संविधान या हमारी पार्टी के विधायक इसको, जब आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकतंत्र है वो प्रातिनिधिक रूप से आता है, जनता विधायक चुनती है और विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो क्या विधायक बिना चुने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए या राबड़ी देवी हो गई? या तो कोई संवैधानिक उपबंध हमें बता दीजिए। अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी जवाब दे दीजिए सर। नहीं, मैं दोनों चीज कह रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव ने बाखुशी अभी पिछले उसमें अखिलेश यादव जी को वोट दिया, निर्विरोध चुने गए, हम सारे लोगों ने मिलकर चुना। अब आप हमारे पार्टी में जबरदस्ती करेंगे क्या? भाई मैं पूछ रहा हूँ, जब आप उनके घर में जबरदस्ती कर सकते हैं सर कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, अपने परिवार को क्यों छोड़ा, तो वो आपकी पार्टी में ना करें, ये भी जायज बात नहीं है। खेमचंद जी, समाजवादी पार्टी के गठन के बाद कपिल जी बड़ा सम्मान के साथ, बड़ा सम्मान के साथ, परिवार की तुलना पार्टी से नहीं हो सकती है। सुन लीजिए, तमाम परिवार के लोगों को मिला के एक पार्टी का जन्म होता है। ठीक है, समाजवादी खेमचंद जी के पास में जाऊंगे, आप दोनों के पास में आ रही हैं। बयान हल्फी दी है। ठीक है सर, आप दोनों के पास आऊंगी। खेमचंद जी, पूजा जी मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं मोदी जी का परिवार हूँ, ऐसा आज 140 करोड़ लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ के सुन लो भाई, सुन लो, नहीं तो फिर ये पूरी डिबेट नहीं चल पाएगी। कपिल जी सुन लो, और आपने बहुत ही अभद्रता की है, मैं आपकी निंदा करता हूँ, लाइव टीवी पे निंदा करता हूँ। थोड़ा सा धैर्य सर, देखिए सबको जवाब मिलेंगे। मुझसे आप विधिक रूप से ही ये आपकी पार्टी के व्यवहार की तरह, जो आपका पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही आप व्यवहार टीवी डिबेट में कर रहे हैं। जो गुंडे आपकी पार्टी जमीन पे करती है, लोगों के साथ करती है, सरकार में होने के साथ करती है। सर देखिए ब्रेक का टाइम हो रहा है, सब ब्रेक का टाइम आ गया और उनको बोलने का मौका ही नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता गुंडागर्दी टीवी डिबेट पे भी वैसे ही करते हैं जैसे जनता के बीच में करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नेता चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो खेमचंद जी के पास सीधे मैं जाऊंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस चलेंगे, खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, पूजा जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के मित्र बात कर रहे थे, वो एक गलत स्टेटमेंट को फिर डिफेम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के कुतर्क दे रहे हैं। उस कुतर्क से बात नहीं बनेगी। लालू जी ने गलती की है, ब्लंडर किया है, और उस ब्लंडर की सजा उनको आने वाले चुनावों में जनता देगी। आज पूरा देश कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूं, मैं मोदी के साथ हूं। खेमचंद जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच कलापक्कम का रुख करते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। करोड़ रुपए के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन हो, पीने के पानी और सीवेज मैनेजमेंट के लिए अमृत स्कीम हो, चेन्नई मेट्रो और चेन्नई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है जिससे यहां ईज ऑफ लिविंग बढ़े। चेन्नई पोर्ट से मदुरवोयल के बीच कॉरिडोर बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। நண்பர்களே, மோடி வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தோடு கூடவே வளர்ச்சியடைந்த தமிழ்நாட்டிற்கான உறுதிப்பாட்டையும் மேற்கொண்டிருக்கிறேன். நாம் மிக விரைவாக பாரதத்தை உலகின் 3 தலை சிறந்த பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக ஆக்க வேண்டும். இதிலே तो कलपक्कम की तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, लेकिन चर्चा पर वापस लौटते हैं इस बीच, और प्रधानमंत्री की जो लाइव तस्वीरें हैं वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। खेमचंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, इन लोगों ने अपने पैरों पे, जो मैं कह रहा था पहले, कुल्हाड़ी खुद मारी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बिना परिवार वाला बोल के आज पूरा देश खड़ा हो गया है, क्योंकि पूरे देश के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले 10 साल में मेरे तर्क का काट कीजिए महाराज, सुन लो, मेरे तर्कों का काट कीजिए सर।
कपीश जी थोड़ा धैर्य से सर सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं काट भी लूंगी और पलटवार भी लूंगी, सब लूंगी सर एक बार। आपके कुतर्क का मैं काट नहीं करना चाहता, मैं आदरणीय नेताजी पे ये टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम कुतर्क मान लेंगे। उन्होंने पहली पत्नी के साथ क्या किया, दूसरी के साथ क्या किया, क्या परिवार। हाँ चलिए हम बात करेंगे उस पर। आपके कुतर्कों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। आपने कुतर्क किए हैं और कुतर्क की व्यक्ति का जवाब नहीं दिया जाता। और जो चले गए हैं उनके बारे में तो बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं इस तरीके का कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया और उसकी सजा आपको आने वाले इलेक्शन में मिलेगी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल से हर वर्ग के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है। और वो जो काम है हर गांव में हुआ है, हर शहर में हुआ है और उसका परिणाम ये है आज पूरा देश आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा है। कुछ कुतर्क करने वाली पार्टियां, कुछ कुतर्क करने वाले नेता अब आइसोलेटेड हो गए हैं। जब आप अपने एरिया में जाओगे, आप अपने गांव में जाओगे, टाउन में जाओगे, तब आपको पता चलेगा। जब आप जनता के बीच में जाओगे तब आपको पता चलेगा। जब आपको नारे सुनने पड़ेंगे मोदी का परमाणु, मैं मोदी के साथ हूँ। आज पूरे निरंजन जी के पास में जाऊंगे। निरंजन जी क्या इन तमाम चर्चाओं को सुन करके 2019 का सिनेरियो देख करके अब 2024 का सिनेरियो देख करके ये लगता है क्या कि विपक्ष के पास कहीं ना कहीं कुछ थिंक टैंक्स की कमी है? बिल्कुल कमी है। थिंक टैंक से ज्यादा इनकी नीयत की खराब है। इनकी अगर नीयत अच्छी हो तो थिंकिंग भी अच्छी हो सकती है, नीति भी बन सकती है, नेतृत्व भी खड़ा हो सकता है। अगर इनकी नीयत देश के लिए कुछ करने की हो, अगर इनकी नीयत अपने कार्यकर्ताओं को एम्पावर करने की हो, अगर इनकी नीयत अपने क्षेत्र को डेवलप करने की हो, तो नीति और नेता दोनों बन सकते हैं। इनकी नीयत खराब है। खेमचंद जी सवाल मैंने निरंजन जी से पूछा था। खेमचंद जी निरंजन जी से सवाल पूछा था। समाप्त कर रहे हैं और अपने काम तो कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की सीट ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो चुनाव बाउंड ले आया वो गैर कानूनी है, वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक। अच्छा, आपने फिर क्यों समाजवादी सर परिवारवाद के सवाल पर आप बॉन्ड पर आ गए सर? कांग्रेस ने बॉन्ड के माध्यम से पैसा क्यों लिया? आप बताएं, समाजवादी पार्टी ने भी तो पैसा लिया, क्यों लिया? अरे उस समय वो पारदर्शी सिस्टम बनाया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं चलो ठीक है, सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन उस समय उस सिस्टम था और उस सिस्टम का लाभ सभी पार्टियों ने लिया। कांग्रेस ने भी 1100 करोड़ रुपए लिए, आप लोगों ने भी लिए, सबने लिए। अब कुतर्क ना करें। अगर आप लोगों ने पैसा ना लिया। कपीश जी और खेमचंद शर्मा जी की आवाज को डाउन कीजिए, निरंजन जी की आवाज को ऊपर उठाइए प्लीज। निरंजन जी क्या लगता है विपक्ष के पास थिंक टैंक की कमी है क्या सर? चलिए धन्यवाद पूजा जी। ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी डिबेट के अंदर मेरी आवश्यकता है, इसलिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है पूजा जी कि जिस तरीके से अगर आप वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़िए। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर किसी रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं होगा, अब वोट की पेटी से राजा निकला करेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज उसका दूषित चेहरा सबके सामने है। यानी उसका एक हिसाब से समझ लीजिए उसको बैकडोर से ले जाया गया। दूसरी बात, किसी को मेरी बात कितनी अप्रिय लगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण वही आकर ठाकुर के जो शिष्य बनते थे, अरे दादा इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है। जिस तरीके की आप गतिविधि कर रहे हैं, आप हर चीज के बीच में बोल रहे हैं, इससे कोई आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है। इससे आपके चिल्लाने से कोई आदमी बुद्धिशील नहीं हो जाता। चिल्लाने वाले सड़कों को आपसे भी तेज तेज कौन राजा है? नहीं, आपसे चिल्लाने वाला नेता आप जितना चिल्ला करके आप घोषित करते हैं, ये बता दीजिए मेरे हिसाब से कपीश जी थोड़ा धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा सर। बुद्धि कही जाती है। नहीं, चिल्लाने वाले कैसे चुनेंगे? जो आपसे नहीं आप कोई भी बोलता है क्लियर कर रहे हैं। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी। विवेक जी देखिए, पिछली बार राहुल गांधी और कांग्रेस ने कैंपेन चलाया चौकीदारी चोर है, और इस बार गांधी मैदान से लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मां की मृत्यु पर नहीं जाते, ना वो सच्चे हिंदू है, ना उनका कोई परिवार है। ऐसा नहीं लगता सर कि व्यक्तिगत प्रहार से बचना चाहिए?
देखिए, जी। चौकीदार चोर है ये कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं था, हम्म। क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं और मैं देखता हूं इस देश को कौन लूटता है। हम्म। और इस देश को लूट के 2 मोदी चले गए और कहीं लोग चले गए। इस हिसाब से चौकीदार जो फेल हुआ था उसके लिए चौकीदारी चोर है, क्योंकि ऐसा है कि जब कोई चोरी होती और कोई कुत्ता नहीं भौंकता तब उसका मतलब साफ होता है कि कुत्ता चोर को जानता है या चोरी का हिस्सा खाता है। अब हम आए, ये जो कहा गया यहाँ कि 140 करोड़ का मेरा परिवार, जुमले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं उनको देशद्रोही कहने वाले, नक्सलवादी कहने वाले, खालिस्तानी कहने वाले, गलत कह रहे हो। हमने किसी किसान को देशद्रोही नहीं कहा, हमने किसी किसान को नक्सलवादी नहीं कहा। जो नक्सलवादी हैं उन्हीं को नक्सलवादी कहते। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों को डिफेम नहीं किया है। आप वो पार्टी हो, आपने साधु संतों पे भी गोली चलवाई। अगर आपके जमाने में ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता तो कब के गोली चलवा चुके होते। विवेक जी को और खेमचंद जी को विंडो में लाइए। अपनी बात रखने का अधिकार है, सब अपनी बात रख रहे हैं। और आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं उनसे भी संवाद हो रहा है। और 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं, 55 से 60 करोड़ के आसपास किसान हैं जो हैप्पीली अपनी जगह पे रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। खेमचंद जी, विवेक जी को सुन लीजिए, विवेक जी को सुन लीजिए। और वो मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनकी भी बात कर लो। उनकी बात करने से डरते हो। खेमचंद जी, थोड़ा सा उनकी सीनियरिटी का सम्मान कीजिए। असली किसान की बात होगी, असली किसान यदि सामने आएगा तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम तो सबसे बात कर रहे हैं, जो नाराज है उनसे भी बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो खुश हैं हम बैठे हो और आप हर एक का बताएंगे किसका मुंह देखने लायक रहेगा, किसका मुंह देखने लायक नहीं रहेगा। मैं ये पूछता हूँ कि जो रेस्लर्स हमारे महिला कुश्तीगीर जो बैठे थे उनके यौन शोषण के खिलाफ न्याय मांगने के लिए वो मोदी जी का परिवार नहीं था क्या? मैं ये देश नाराज नहीं होता। वो चिंतित है अपने बेटे के लिए, वो चिंतित है अपनी बेटी के लिए। उसके बारे में चाहता है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, मोदी जी देश को लीड कर रहे हैं, मोदी जी सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस चिंतित है राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी पीएम नहीं बन पा रहे, मंत्री नहीं बन पा रहे, वो लीड नहीं कर पा रहे। तो राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के कुछ नेताओं की नाराजगी देश की नाराजगी नहीं हो सकती। वो देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है, किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, महिलाएं मोदी जी के साथ खड़ी है, युवा मोदी जी के साथ खड़ा है, आज बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने सबके लिए काम किया है। जो विशेष वर्ग बना है वो लाभार्थी वर्ग, आज आप जान सकते हैं। आप जैसे नेता कहेंगे कि नहीं हमें कोई लाभ नहीं हुआ, सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी। सुनील जी लेकिन जो आम जनता है वो इस तरीके की नहीं है। वो तो कहती है कि हमें लाभ लाभ हुआ है, हमें लाभ मिला है। 2 फ्रेम्स की ऑडियो डाउन कीजिए। सुनील जी, नहीं देखो, जो बहस जिस मुद्दे को, जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा हो रही है वहां तो जा ही नहीं पा रहे हम लोग। बातें तो इधर उधर की हो रही हैं। निश्चित तौर से जो टिप्पणी लालू प्रसाद यादव ने की या जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, बहस उस पर होनी चाहिए। बहस उस पर नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें होंगी तो मुझे लगता है कि 48 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। निश्चित तौर से ये देश में जो एक संदेश जाता है, जैसे कबीर जी ने कहा कि साहब पहली बीवी के रहते हुए पहली बीवी उन्होंने क्यों छोड़ दी, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि साहब विधवाओं के साथ शादी करनी चाहिए। ये कभी नहीं कहा कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से शादी कर लो, दूसरी बीवी से शादी कर लो। ये कि संविधान में लिखा है क्या? अब कहेंगे तो बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां हो जाएंगी, वो ठीक नहीं है। नहीं, दूसरे पुत्र जो दूसरे पुत्र दिखते हैं वो कभी सैफई परिवार में दिखते हैं क्या? किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि में दिखते हैं क्या? किसी त्योहार को मनाते हुए दिखते हैं क्या? अब ये कहेंगे कपीश जी छोड़िए ना ये सब व्यक्तिगत टिप्पणी। अरे कपीश जी छोड़िए, अरे छोड़िए उस चीज को। आप, मैं कह रहा हूँ आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से, किसी दूसरी बीवी से शादी करना संविधान देता है क्या? अरे महाराज ये बताइए किसने किया पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी? क्यों? अरे अब तुम घोषणा करोगे उनके बाद, नहीं घोषणा करोगे मरने के बाद, वो अलग बात हो गई। नहीं घोषणा पहले से ही पहली पत्नी के रहते हुए रह रही थी। कौन देश का व्यक्ति नहीं जानता? कौन देश का व्यक्ति नहीं जानता? अब अमर सिंह आके कहेंगे तभी बात मानी जाएगी क्या इस देश में? अरे अमर सिंह कहेंगे तभी बात मानी जाएगी क्या? आप ये देखिए, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो दिल जीत लिया, तब उनकी पत्नी जिंदा थी कि नहीं थी?
आप बताइए मुझे। क्या कोई परिवार, वो उन्होंने शादी नहीं अरे की थी। शादी नहीं तो क्या होता है? दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध रखेंगे क्या आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए? कानूनी जामा पहने नहीं, किसी महिला के साथ प्रेम संबंध रखेंगे क्या आप? कानूनी जामा पहने वाले नहीं, और क्या है ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत निरंजन कीजिए जी, मैं चैनल आपके पे। पास निरंजन जी के पास यदि जाऊंगी। एक उंगली करोगे 3 अपनी तरफ भी जाएंगी। छोड़िए इन सब चीज को कि किसी की तरफ टिप्पणी निरंजन जी, कर रहे हैं। निरंजन जी, लेकिन टिप्पणी क्या करने का वाकई कभी किसी मौजूदा भी अधिकार समय होता है? में हमारे खुद के देश घर में शीशे के लोकतंत्र हैं का और स्तर दूसरों इस पे आप हद पत्थर तक फेंक रहे नीचे हैं। गिर गया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी के जरिए छोड़िए ही साहब। बेहतर नहीं पार की जाएगी? बात मुद्दों की नहीं होगी क्या? ये अपने देखिए पूजा जी, अगर मेरी बात पूछेंगे अरे तो भौंकने मेरा से ये कुछ मानना नहीं है होता कि कभी जिस भी। तरीके से अभी लोकतंत्र बिना के बात अंदर भौंकते कुछ लोग रहती है, हाशिए भौंकने से पे कुछ जा नहीं रहे होता। हैं। जी पूजा जी, कपिल जी, मेरी बात सुनील आज जी, मेरी देखिए आवाज आ रही है। भाषा की मर्यादा हाँ। रखिए सर, भाषा की मर्यादा रखिए। अरे डिबेट हो रही है, ऐसा मतलब है आप पूजा कोई जी। आप बोल रहे हैं, कोई बीच में बोलता है क्या? आप किसी में भी घुस जाएंगे। पूजा जी, अब जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से प्रजा कुछ लोगों को नकार रही है, कुछ दिनों के अंदर आप देखिए ये लोग अभी तो बकवास करना चालू करें, कुछ दिनों में ये लोग काटना चालू कर देंगे। सड़कों पे लोगों को पकड़ पकड़ करके काटना चालू कर देंगे, आप देख लेना। क्योंकि जितना बौखला गए हैं ना, ये जितना भाषा और जितना संयम को इन्होंने खो दिया है, अब आप ये मान लीजिए इनको लोगों को काटना बाकी बच गया है। बताओ ना। क्योंकि बाकी के हर चीजों के अंदर अपने परिवार रजिस्टर में मोदी जी को ये भाषा नहीं ठीक है और ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए आपके सर। परिवार रजिस्टर मैं आप सभी के पास वापस आऊंगी और लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क भी लेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, प्लीज तब तक अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत के साथ ही देखिए सवाल बहुत सारे हैं और सवालों की शुरुआत में विवेक जी से करूंगी। विवेक जी, देखिए अल्प विराम के बाद शुरुआत में आपसे इसलिए कर रही हूं ताकि 19 की गलती 24 में एक बार तो दोहरा दिए, आगे ना दोहराएं आप। क्या इस बात की का चिंतन मनन भी नहीं होता है क्या कि व्यक्तिगत प्रहार ना करें? क्योंकि देखिए अमित शाह ने एक बार एक खुले मंच से एक विषय बोला था, मुझे अभी भी याद है वो, उसमें उन्होंने कहा था कि जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बीच का जो चुनाव है या यूं कहें कि जो इक्वेशन है वो असल में कोई अंक गणित नहीं है, वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री को तोड़ना बहुत मुश्किल टास्क। क्या इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं विपक्षी? देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा कि कुछ विचार विमर्श नहीं होता है, हमारे गठबंधन में जितने पक्ष है वो सब प्रजातंत्र पर विश्वास रखने वाले, यहाँ कोई एक चालकानुवर्तित्व नहीं है कि एक आदेश निकाला ऐसा ही बोलो, एक ने बोल दिया कि मैं मोदी जी का परिवार तो सब बोलो मोदी जी का परिवार, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चला। जो वरिष्ठ पत्रकार है सर, इसको लेकिन कुछ लोग तानाशाही और कुछ लोग अनुशासन भी बोलते हैं। तो आप सुनिए ना पूरा, जी। बोलने का तो मौका दीजिए पूरा। जी। यहाँ तो चर्चा की गई कि बात तो लालू जी ने जो कहा वो बात उचित है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम डिबेट से भटका रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी ने ये अपना ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति है, बात करने का स्तर गिरा जाती, किसने 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कही, किसने हाइब्रिड बच्चा कहा, किसने कांग्रेस किसने की विधवा मौत का सौदागर कहा, किसने चाय वाला कहा, किसने नीच कहा? अरे आप क्यों भूल जाते हो? किसने नीच कहा, डिबेट चलेगा, किसने मौत का सौदागर कहा? खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी सुन लीजिए, आपके पास वापस आ रहे हो। वो जिसने स्तर गिराया उसके बारे में कभी आपने कहा है क्या? तो उसकी चर्चा करो, फिर लालू जी क्या बोले उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरी बात, ये जो सब चल रहा है ना, इनकी केमिस्ट्री है उनकी केमिस्ट्री और हम ऐसे जीतने वाले वैसे जीतने वाले हैं, परिवारवाद की जहां बात है तो विपक्ष का यानी भाजपा के सिवा जो उनके साथ पक्ष नहीं है उनका परिवारवाद। लेकिन सर, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं विवेक जी, मैं मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज सर। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और उसके अलावा उन्होंने बोला कि ये चुनाव मुद्दों के चुनाव होंगे। तो फिर उस मंच पर परिवार का जिक्र करना, व्यक्तिगत प्रहार करना क्यों जरूरी लगा? अगर मुद्दों की ही सियासत करना चाहते हैं तो आपने तो बैठे बिठाए मुद्दा दिया उनको। हम सब मुद्दों की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्तर गिराया है एक दूसरे के खिलाफ बोलने का, वो शुरू में किसने गिराया उसके बाद
कुछ नहीं कहेंगे और एक ही मुद्दे को लेके हम चर्चा करते रहेंगे, मुझे कोई ठीक नहीं लगता है। आपको ठीक लगता है तो मैं उस पर भी चर्चा करने को तैयार हूँ, लेकिन जो मैंने 4 सवाल उठाए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किए, उसकी निंदा कौन करेगा? क्या वरिष्ठ पत्रकार उन बातों की निंदा करने के लिए तैयार है? क्या जो बिल्कुल मेरी तो आप डिबेट उठा के देखेंगे और ये तो मैंने माना है विवेक जी, बिल्कुल माना है कि जो स्तर गिरा है माननीय प्रधानमंत्री को ये संदेश देने का काम करना चाहिए। और हमने वो भी स्तर देखा है कि जब एक नेता दूसरे के नेता के खिलाफ कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते थे, चुनावों में विचारों की लड़ाई होती थी और शाम को बैठ के चाय भी पीते थे, खाना भी खाते थे, लेकिन विचारों का झगड़ा था। अब आप इतना स्तर गिर चुका है, आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखिए, आप गुजरात के चुनाव में देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो हमें आंदोलन के साथ ज्वाइन किया, 4 महीने हुए, हम तो आंदोलन में थे, जनता के आंदोलन, निष्पक्ष आंदोलन थे। हमें मजबूर होके कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि हमें देश के प्रजातंत्र के लिए लड़ना है, हम कुछ वसूल लेके यहाँ आए हैं। इस तरीके की चर्चा करने के लिए हम नहीं आए। जो राहुल गांधी नफरत बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, वो दुकान को और मजबूती से चलाने के लिए हम यहाँ आए और हम करेंगे। लेकिन वो दुकान चलेगी कैसे जब आपका थ्रो किया हुआ कोई भी एजेंडा अगर विपक्षी पार्टी आपकी जो मौजूदा समय में बीजेपी है वो अगर लपक लेगी तो वो चलेगा कैसे? बेरोजगारी का एजेंडा, हमारा अमीरों का अमीर बनाने का एजेंडा। देखिए क्लोजिंग रिमार्क में लूंगी, विवेक जी 1 मिनट का समय बचा, 30 सेकंड सबको दूंगी। खेमचंद जी 30 सेकंड सर पर 30 सेकंड सर। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सो कॉल्ड जो इनकी मोहब्बत की दुकान है उसमें नफरत के बीज बो रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं और नफरत की फैक्ट्री उन्होंने खोली हुई है। जहां भी जैसे भी ये बोलते हैं वहां पे नफरत ही बोलते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पर्सनल टिप्पणी की है, राहुल जी जब बात करते हैं देश को बदनाम करते हैं, विदेशी ताकतों से कहते हैं आप यहाँ पे इंटरवेंशन करो और अनाप शनाप बातें करते हैं। तो ये वो अनाप शनाप बातें बीजेपी ने कब सुनी? क्योंकि जितनी बार भी मैं कांग्रेस का भाषण या यूं कहूं कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी का भाषण सुनती हूं तो वो प्रेम की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर के मैं कश्मीर तक चला हूं, मुझे हर जगह पे सिर्फ प्यार नजर आ रहा है। वो तो इस तरह की बातें करते सुनाई दिए हैं सर। वाराणसी में तो उनको सबके सब नशेड़ी दिखाई देते हैं, उनको यूपी के युवा नशेड़ी दिखाई देते हैं। वो एक छोटी बच्ची को आप देखेंगे बुरखे में लेके चलते हैं। वो एक ऐसे धर्मगुरु के पास जाते हैं जो कहता है कि भाई नहीं, भारत माता पे तो बिना चप्पल के चलना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है सुनील जी बाकी कोई 30 सेकंड ऐसे लोगों को साथ में लेके कौन चलता है? राहुल जी चलते हैं। ठीक है 30 सेकंड सर। देखो नफरत की बातें करना निश्चित तौर से चुनाव के समय तो ठीक है, रैलियां हो रही हैं तो मर्यादाएं गिरती हैं, लेकिन अचानक 3-4 महीने पहले से ही आप ये शुरू करेंगे। और मेरा मानना है बिल्कुल कि विभिन्न पार्टियों में बैठे हुए प्रवक्ता या वरिष्ठ नेता बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं मुझे। पिछले चाहे 14 की बात कर लो, चाहे 19 की बात कर लो, 24 की बात कर लो, वो ऐसा कोई न कोई बयान देंगे और इस तरीके से अपनी पार्टी का चेहरा प्रदर्शित करने का भी काम करते हैं कुछ लोग चैनल पे बैठ के, जिससे कि उनकी पार्टी का स्वरूप दिखाई देता है। और फिर एक आम कार्यकर्ता, एक जनता जब देखती है तो निश्चित तौर से वो झलक वो देख पाते हैं उस समय, चाहे डिबेट हो, चाहे ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से। तो वो कभी कभी होता है कि मजबूरी में कहता है व्यक्ति कि भैया बीजेपी को वोट दे दो, इनसे तो अच्छा यही है। तो ये भी समझना पड़ेगा पार्टियों को कि क्या आपकी पार्टियों में बैठे हुए कुछ लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? कबीर जी, चुनावों के समय तो बेनिफिट मिलता है। ये सोचना पड़ेगा। 30 सेकंड सर। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि माँ बेटे की सरकार, जीजा ओ जीजा, ये एक प्रधानमंत्री के मुख से अच्छा नहीं लगता, उसको तो नहीं कोई कैच कर रहा है। मैं सबसे पहली चीज एक बात कह दूं कि अगर भाजपा परिवार होता, लोग कहते लिखते भाजपा परिवार, संघ परिवार। अब जैसे मैं हूं तो मैं समाजवादी परिवार, लेकिन मैं मुलायम सिंह जी के परिवार का नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि आप मोदी परिवार के हैं तो परिवार रजिस्टर में उनका नाम दिखा दो, आप उनके रिश्ते में क्या लगते हो। और या रिश्ता आपके लिए बेमायने है तो फिर रिश्ता वालों से वोट क्यों मांगते हो? सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है। और पब्लिक मोदी जी हमारे गार्जियन है, मोदी जी हमारे नेता हैं, ठीक है, उनके साथी हैं, ठीक है। साथी का रिलेशन है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए।
तो देखिए विपक्ष की तरफ से वार हो रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी उन फेंकी गई ईंटों से नींव बनाने की कवायद में है। नींव 2024 की जीत की नींव। लेकिन विपक्ष को भी यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र का स्तर इतना ना गिर जाए, और सत्ता पक्ष को भी कि जनता जब प्रतिनिधि चुने तो उसको मलाल हो। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।